अब आइए हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी की। ठीक है, तो देखिए रिस्ट्रिक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि इसमें वेंट्रिकल बिकम स्टिफ एंड कांट रिलैक्स। तो ये वेंट्रिकल होती है, ये वेंट्रिकल की वॉल होती है ना, ये स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल स्टिफ, जैसे प्लास्टिक की तरह हो जाती है, स्टिफ हो गई। अब इसके जो रिलैक्सिंग वाले फीचर है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। इस वजह से स्टिफ होने के साथ साथ रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, और जो ब्लड यहाँ पे आके भरेगा ना, तो ब्लड जब तक यहाँ पे आ गया, एक डब्बे में जितनी कैपेसिटी थी उतना भरा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये डायलेट नहीं करेंगे, ये फुल हो जाएगा और ज्यादा फीलिंग इसमें नहीं हो पाएगी। यानी यहाँ पे भी हमको एंडास्टोलिक वॉल्यूम जो होगा ये कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके बताएगा कि ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, क्योंकि डायस्टोल होकर इसको बड़ा होना चाहिए था और ब्लड ज्यादा फील होता है, लेकिन यहाँ पे अब स्टिफ होने की वजह से ये बिल्कुल फिक्स हो गई और ये रिलैक्स नहीं हुई। इस वजह से हमको एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम देखने को मिला और एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम देखने को मिला, तो इसी वजह से हम बोले कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन ये है। तो ये चीज हो गया, और ये देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे इसके कॉज बताए गए। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि यहाँ पे देखिए पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, तो पोस्ट रेडिएशन की वजह से हमको फाइब्रोसिस देखने को मिल सकती है, या इसी तरीके से देखिए हमको लॉफलर एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। तो लॉफलर एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, हम आपको बताते हैं। तो ये लॉफलर एंडोकार्डाइटिस हो गया। और देखिए एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, तो एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस क्या होता है कि देखिए थिक फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू इन एंडोकार्डियम ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो देखिए यंग चिल्ड्रन का जो एंडोकार्डियम है ना, एंडोकार्डियम में यहाँ पे थिक फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है। जब यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये वेंट्रिकल की वॉल होती है बिल्कुल थिक हो जाती है, तो ये भी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। ये हुआ। इसी तरीके से देखिए एमाइलोइडोसिस की वजह से भी देखने को मिलता है, और सार्कोइडोसिस की वजह से, और हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से, इन सारी कंडीशंस की वजह से हमको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। और इसको देखिए हम इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट जो होते हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे देखिए अमाइलोइडोसिस, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटिव जो जमा होता है ये इंटरसेलुलर भी होते हैं, और देखिए ये इंट्रासेलुलर भी होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर यानी सेल के बीच में, जैसे अमाइलोइडोसिस हुआ तो ये दो सेल के बीच में यहाँ पे हमको अमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा, और इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर देखिए हमको हीमोक्रोमेटोसिस देखने को मिलता है, और फेब्रिक डिजीज में देखिए हमको ग्लाइकोसफिंगोलिपिड्स का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। इसी तरीके से देखिए हमको पम्पेज डिजीज में ग्लाइकोजन का स्टोरेज देखने को मिलता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, और इसी वजह से इसको हम इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो यहाँ पे पम्पेज डिजीज क्या होती है, देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 है, और इसमें ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन हो जाता है सेल के अंदर। तो ये सारे इसके कॉज है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए प्लीज हेल्प से हम याद रखेंगे कि प्लीज हेल्प यानी इस कंडीशन में हमको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। तो देखिए पी से हो गया हमारा पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, एल से लॉफलर एंडोकार्डाइटिस, और ई से एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, और ए से एमाइलोइडोसिस, और एस से सार्कोइडोसिस, और एच से हीमोक्रोमेटोसिस। तो इन सारे कंडीशंस में हमको रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे दो चीज और बता दी कि फेब्रिक डिजीज और ये पम्पेज डिजीज, इन दोनों कंडीशन में भी हमको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है कि मेनली जो हमारी वेंट्रिकल की वॉल है ये फाइब्रोस हो जाती है, यानी ये बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, इस वजह से ये रिलैक्स नहीं हो पाती है। ठीक, तो ये चीज हो गया। और यहाँ पे देखिए हम पहले से बता चुके हैं कि यहाँ पे डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है, और कैन है लो वोल्टेज ईसीजी डिस्पाइट थिक मायोकार्डियम। तो यहाँ पे देखिए मायोकार्डियम थिक हो सकती है, ठीक है, मायोकार्डियम थिक हो गई। इसके बाद भी हम ईसीजी जब देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमको लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। हालांकि जब मायोकार्डियम थिक होती है, तो जब थिक होगी मायोकार्डियम, तो यहाँ पे वोल्टेज हमको ज्यादा देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन भले ही मायोकार्डियम थिक हो गई, लेकिन मायोकार्डियम थिक होने के बावजूद हमको यहाँ पे लो वोल्टेज ईसीजी देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई, और ऐसा हमको स्पेशली अमाइलोइडोसिस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ईसीजी के बेस पे हम फाइंड कर लेंगे। ईसीजी का देखिए हम यहाँ पे भी बता के आए, और ईसीजी का देखिए हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में भी बता के आए थे। देखिए ईसीजी यहाँ पे बता के आए थे कि ईसीजी में हमको लो वोल्टेज इन लिम्ब लीड्स, तो लिम्ब लीड्स में खाली हमको लो वोल्टेज देखने को मिलता है, जबकि चेस्ट लीड में बात करें तो यहाँ पे हमको हाई वोल्टेज देखने को मिलता है, और यहाँ पे पुअर आर वेव प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे जो बात किया गया रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, यहाँ पे हमको ओवरऑल बताया गया कि लो वोल्टेज ईसीजी में देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में हम जो लॉफलर एंडोकार्डाइटिस की बात करके आए थे, ये क्या होता है देखिए बताया गया कि लॉफलर एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि एसोसिएटेड विद हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम। तो हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम में जब हमको एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलती है ना, इसी को हम लॉफलर एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो एसोसिएटेड विद हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम, और यहाँ पे हिस्टोलॉजी शोज इस्नोफिलिक इन्फिल्ट्रेट इन मायोकार्डियम। तो यहाँ पे जब इस्नोफिल ज्यादा होंगे ना, तो ये इस्नोफिल ये मायोकार्डियम में भी इंटर कर जाते हैं, और जब मायोकार्डियम में इंटर कर जाते हैं तो इसी को हम लॉफलर एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, क्योंकि जब मायोकार्डियम में ये इस्नोफिल जाएंगे तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक जनरेट होगी, और इसी वजह से यहाँ पे हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, इसी वजह से ये लॉफलर एंडोकार्डाइटिस जो होता है ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है। तो यहाँ पे हम पूरा बता दिए। और अच्छा देखिए रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ पे हम इको करते हैं, और ट्रीटमेंट जो हम करते हैं यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर करके हम आपको बिल्कुल समझा दिए हैं, और इस तरीके से हमारा पूरा ये जो होता है कार्डियोमायोपैथी का टॉपिक ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम सबसे पहले बात की डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की, फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देखिए हम बताएं कि S3 यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जबकि हाइपरट्रॉफी में यहाँ पे S4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमारा क्या होता है कि मेन टारगेट होता है कि प्री लोड को हम कम कर दें। ठीक है, प्री लोड को कम कर देंगे तो रेडियस छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से देखिए हम ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसी का उल्टा
हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हमारा क्या टारगेट होता है कि प्री लोड को हम कम बिल्कुल ना करें, ज्यादा कर पाए तो कर सकते हैं, लेकिन हम कम प्री लोड को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री लोड को कम करने वाली ड्रग्स जैसे डाययूरेटिक्स वगैरह है या वैसोडाइलेटर्स जो है, इसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, जबकि यहाँ पे मेन टारगेट जो होता है ये प्री लोड को डिक्रीज करना होता है, ठीक है। तो प्री लोड वाला समझ में आ गया ना कि यहाँ पे प्री लोड को हम इंक्रीज करना चाहते हैं और यहाँ पे प्री लोड को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई। और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हम बताएं कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल होती है बिल्कुल फाइब्रोस हो जाती है, इस वजह से ये रिलैक्स नहीं हो पाते, इस वजह से ये भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। और यहाँ पे प्लीज हेल्प से याद रखेंगे कि कौन कौन से कॉज है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देखिए हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी की बात किए, और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को रिलेट कर दिए, और रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी में हम लॉफलर एंडोकार्डाइटिस को बता दिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक हर चीज़ कंप्लीट हो गया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैकेनिज्म आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके बिल्कुल आंसर करेंगे।